Hello students, how are you all? Welcome our channel We Can. Today I will provide the question answer of chapter number 4 of history of class 8, tribal society and the challenge of colonialism. If you find the video useful, please comment and I will provide the other chapters also. Okay, let's start the question answer. So first of all, very short question answer. First question is, what was the main occupation of the tribal people in 19th century? Okay, as we know कि 19th century में जो ट्राइबल पीपल थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? तो द आंसर वुड बी द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द tribal people in 19th century was shifting cultivation. Shifting cultivation we have already discussed in the chapters video कि किस तरीके से वो एक ही लैंड के कई पीस ऑफ लैंड बनाते थे और उन पे शिफ्टिंग करके कल्टीवेशन करते थे और ये इनका मेन ऑक्यूपेशन था. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, नेम द 3 ट्राइब्स विच वर लीडिंग सेटल लाइफ इन इंडिया. यानी कि वो ट्राइब्स 3 ऐसे नाम बताने हैं जो सेटल लाइफ एंजॉय करते थे इन इंडिया. तो द 3 ट्राइब्स विच वर लीडिंग सेटल लाइफ इन इंडिया वर द संथाल्स, द मुंडास एंड द गोंड्स. ये 3 एग्जाम्पल हैं जो इन 3 ये ट्राइब्स के एग्जाम्पल हैं जो सेटल लाइफ एंजॉय करते थे इंडिया में. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, डिफाइन द टर्म रिजर्व्ड फॉरेस्ट. मीन्स व्हाट आर रिजर्व फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? तो रिजर्व फॉरेस्ट वर दोज फॉरेस्ट फ्रॉम विच द विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग इवन फॉर देयर ओन यूज. यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जिसमें वो ऑलरेडी रिजर्व कर चुके हैं ऑफकोर्स ब्रिटिश के टाइम में, और उनमें से जो विलेजर्स हैं वो अपने यूज़ के लिए भी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते. कोई भी चीज़ उसकी जो है वुड है वो कट नहीं कर सकते, अपने जो भी फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं वो नहीं ले सकते, अपने जो कैटल्स हैं उनको ग्रेजिंग नहीं करा सकते. तो इस तरीके से वो उसको अपने किसी भी यूज़ में नहीं ले सकते. Now the question number 4 is, name the place and the year when Khasis revolt started. Simple सा question है. When the Khasis revolt started in Assam in 1829. It's a kind of fact question answer. Fifth question is, name a few things that the tribals collected from the factors and sold to get money to buy other things. यानी कि वो कौन से थिंग्स हैं जो ट्राइबल्स कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से और उनको बेचते थे ताकि मतलब दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए उनके अर्निंग का मेथड होगा. तो अ फ्यू थिंग्स दैट द ट्राइबल्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सोल्ड टू गेट मनी टू बाय अदर थिंग्स वर हर्ब्स, एनिमल्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड रेजिन्स. ये सारी थिंग्स जो हैं वो कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से. ओके, now the short question answer. You can take the screenshot if you want. How was shifting cultivation practiced by the tribes? Shifting cultivation कैसे करते थे उसको बताना है हमें. तो the tribes clear a small piece of land by burning the vegetation on it. They used the ash as fertilizer to cultivate this land, sowed the seeds and harvested the crop. Then they shifted to another piece of land, allowing the earlier land to regain its fertility by leaving it abandoned for some time. This practice is called shifting cultivation. In India, it is also called jhum. झुम कल्टीवेशन भी कहते हैं. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट ऑलरेडी कि क्या होता है कि एक पीस ऑफ लैंड होता है, उस स्मॉल लैंड को कई पीस ऑफ लैंड में डिवाइड करते हैं. वन पीस को पहले चूज़ करते हैं, उसको बर्न करते हैं, फिर वो जो ऐश होती है उसी को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं. और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ज़्यादातर पीपल्स जो हैं नेचुरल प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं कि ये नेचुरली जो है उन्होंने फर्टिलाइज़र बना दिया. अब मॉनसून में रेन जितनी होगी जितनी भी वो उसी से सारी जो है सिंचाई की वो हो जाएगी
अरेंजमेंट, ये उनका सारा रहता है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रोसेस जो है प्रैक्टिस हमने बता दी कि एक बार जब उस पर उसी में बीज सीड्स जो हैं सो कर देते हैं और हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर जब वो लैंड फर्टिलाइज नहीं रहता है तो नेक्स्ट पीस ऑफ लैंड पे जाकर उसको मतलब वापस से बर्न करते हैं और सारा प्रोसेस रिपीट करते हैं, और जो पहले लैंड था जिस पे पहले बर्न किया था उसको लीव फॉर सम टाइम टू बिकम फर्टिलाइज अगेन। जो उसकी सॉइल है, जो उसमें से फर्टिलिटी की पावर जो है अगर रिड्यूस हो गई है तो वो टाइम के साथ वापस बढ़ जाए। वो आर्टिफिशियल कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज झूम कल्टीवेशन, हाउ वाज इट कैरिड आउट। तो इट वाज अ काइंड ऑफ कल्टीवेशन practiced in the forest areas where the tribes used a piece of land by burning its vegetation to gather manure. Once the crop was harvested here, they left this piece of land as it became infertile and shifted to another place to clear. Okay, hope you understand. Other piece of land for cultivation, this shifting agriculture is locally called jhum. In India it is practiced in the north eastern states, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये जो है प्रैक्टिस इस तरह की कल्टीवेशन की ज़्यादा होती है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इंडिया में इसको झूम कल्टीवेशन के। ओके, the question number 3 is why did the Santals and Mundas attack the moneylenders and zamindars? मनी लैंडर्स और ज़मींदार के ऊपर जो सैंथल्स और मुंडास के अटैक हुए थे, हम जानते हैं कि क्यों हुए थे, उसका डिटेल में कर लेते हैं। द सैंथल्स एंड मुंडास वर सेटल्ड कल्टिवेटर्स, एज वी नो कि वो सेटल कल्टिवेटर्स थे, एंजॉय करते थे सेटल उसको फैसिलिटी को। दे वर deprived of their ownership of land and they wanted their rights on land which belonged to their ancestors. They were forced to become tenants of the zamindars who charged them high rents. They had to borrow money from the moneylenders at a very high rate of interest. They wanted to get rid of the control of the zamindar, so they attacked the zamindars. यानी कि जो उनके सेटल्ड कल्टीवेटर्स थे तो ऑफकोर्स अगर शिफ्टिंग करते रहते तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेटल थे और वो जो लैंड उनसे छीन लिया गया था जिसके ऊपर वो अब कोई भी राइट नहीं था, तो उनको ये चीज़ बुरी लगती थी क्योंकि उनके ये जो लैंड था उनके एंसेस्टर से बिलोंग करता था, उनकी इमोशनली भी अटैचमेंट था। ऑफकोर्स यूज़ तो आता ही था, फाइनेंशियली उनके काम आता था, उनकी इकोनॉमी उनका सब कुछ उसी पे डिपेंड था, पर इमोशनली भी अटैचमेंट होता है कि हमारे एंसेस्टर्स की जो है ये ज़मीन है, हम जब से इसमें जुड़े हुए हैं, तो और ये अपनी ही ज़मीन के लिए उनको हाई रेंट देना पड़ता, तो ये चीज़ उनको नहीं डाइजेस्ट हुई और इसलिए दे अटैक द zamindars. Now the question number 4 is give a brief account of the revolt of Khons in Orissa. Of course revolt of Khons का जो है factual detail देनी है, तो the Khons were the tribals of Orissa. They led a primitive life. They feared that the Britishers would take away their land and their right. They revolted against the Britishers in 1846. The revolt was suppressed in 1848 and they had to surrender to the Britishers. आवाज़ तो उठाई थी उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ और रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था 1846 में, लेकिन इट वाज नॉट रन 1848 में ही उसको एंड करना पड़ा। 2 साल से जो है ज़्यादा ये नहीं चल सका, लेकिन एक उस समय में जब सब लोग उनके गुलाम थे, सब लोग उनकी बात मान रहे थे, ऐसे में अपनी आवाज़ उठाना दैट वाज अ वेरी बिग थिंग. Now the question number 5 is why did the tribals rebel against the British rule? So the tribals rebelled against the British rule because they feared that their land would be annexed by the Britishers and they would be forced to adopt other occupation. They opposed outside entry into their area. ठीक है,
यानी कि ट्राइबल्स ने क्यों उनके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ दे रेबल अगेंस्ट ब्रिटिश, बिकॉज वो डर गए थे उनकी जो लैंड है वो दूसरे लोग जो हैं ब्रिटिशर्स हैं वो उसके ऊपर अपना राइट जो है वो कर लेंगे, और किस तरीके से ये अपनी ही ज़मीन के लिए उनको रेंट देंगे। वो जानते तो थे ही जमींदार क्या कर रहे हैं उनके साथ, वही काम ब्रिटिशर्स करेंगे। तो इसलिए वो उनको जो रेबल उन्होंने बहुत सारे किए ट्राइबल्स ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। नाउ द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, how was the Santals revolt a powerful protest against the British? You can take the snapshot and this is the whole answer. Okay. Now, the Santals were the settled cultivators. Their lands were taken away by the Britishers and they were forced to become the tenants of the zamindars who charged high rent from them. They had to borrow money from the moneylenders who charged high rate of interest. They were frustrated. They revolted against the British and the moneylenders. समझ में आई ना बेटा आपके कि जो अपने कल्टीवेटर्स से के थ्रू वो क्या करते थे, जो संथल्स थे, मेनली संथल्स की बात हो रही है, वैसे तो सभी जो है उनकी हालत ऐसी ही थी, लेकिन यहाँ पे सैंथल्स का पूछा है तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे वो उनको फोर्स करते थे कि ज़मींदारों के जो है उनको ज़मीन उनके पास रखवाओ, उनसे रेंट लो हाई इंटरेस्ट पे, और फिर उनको चार्ज करते। ज़मींदार भी उनके ऊपर हाई इंटरेस्ट लगाते। मनी लैंडर से मजबूरी में उन्हें मनी लैंड करनी पड़ती कि उनके पास तो उनकी इतनी जो है क्रॉप कल्टीवेट हुई है, प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उन्हें मनी लैंडर से मनी लैंड करके आगे देनी पड़ती थी, वो अपने यूज़ के काम नहीं आती। तो इन सब चीज़ों से वो बस सारे प्रोसेस को देखकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी ही चीज़ के लिए ऐसे कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने रिवॉल्ट जो है स्टार्ट किया था। एंड दे वर frustrated and they revolted against the British and the moneylenders in 1855 which continues for 2 years. यानी कि सैंथल्स का जो था रिवॉल्ट वो 2 years तक कंटिन्यू रहा था। द रिवॉल्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, जहाँ जहाँ भी सैंथल जो थी उसके जो भी पीपल फैले हुए थे वहाँ तक ये फैल गया, यानी लार्ज एरिया में फैल गया था। इट कंपेल्ड द ब्रिटिशर्स टू गिव सम concession to the Santals. The Britisher promised that in future the cultivators should not be exploited. यानी कि ये जो रिवॉल्ट हुआ था ये इसको हम नहीं कह सकते कि अनसक्सेसफुल रहा था, क्योंकि जो वो चाहते थे उसमें थोड़ा तो रिजल्ट उनको मिला ही था, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनसे थोड़ा बहुत डरे थे और वो मान भी गए थे कि ठीक है फ्यूचर में हम आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। हालांकि थोड़े टाइम के लिए ऐसा ही हुआ था कि नहीं किया, लेकिन वापस से उन्होंने उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक बार तो उनके जो रिवॉल्ट से है ब्रिटिशर्स भी डरे थे। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ वाज द लाइफ ऑफ द पेस्टोरल नोमैड्स badly affected under the British rule? You can take the screenshot. Okay, the pastoral nomads moved from place to place in search of food for their cattle. Their migration depend upon the change of the season. हमने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया है कि पेस्टोरल नोमैड्स क्या होता है, जो सीजनली माइग्रेट करते हैं प्लेस टू प्लेस, अपने फूड के लिए भी, अपने कैटल्स की फूड के लिए भी, है ना। एंड देयर माइग्रेशन डिपेंड अपॉन द चेंज ऑफ सीजन। द ब्रिटिशर्स passed the Forest Act during the forest in 3 categories. For example, reserved forest, protected forest and village forest. Due to the Forest Act, the pastoral nomads could not graze their cattle in the forest. They had to take permit for entering the forest, and if they stayed for more than the permitted time, they had to pay fine.
यानी कि उनके जो फॉरेस्ट में जहाँ पे वो पहले इजीली फ्रीली रहते थे, जो भी उनको करना होता था वो मतलब उनके फूड के लिए, उनके कैटल्स के फूड के लिए तो आराम से करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने जो है फॉरेस्ट एक्ट पास किया, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एक्ट दे हैव टू टेक द परमिशन बिफोर एंटर द फॉरेस्ट। और परमिशन भी कैसे, लिमिटेड टाइम लिमिट की परमिशन होती थी उनके पास, फॉर एग्जांपल 1 आवर 2 आवर, अगर उससे ज़्यादा वो में रहे फॉरेस्ट में तो उनको फाइन पे करना पड़ता था। ओके, एंड दे वर कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल्स under the Criminal Tribes Act. They were not allowed to change their place and were forced to live in notified village settlement। यानी कि हम जानते हैं कि पेस्टोरल नॉमैड तो सीजन के हिसाब से माइग्रेट करते ही हैं, लेकिन उनको जो है अगर टाइम से ज़्यादा फॉरेस्ट में रह लिए तो उनको डायरेक्ट क्रिमिनल कंसिडर्ड करने लग गए। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत, उस एक्ट के तहत उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने से उनको रोक दिया गया। ठीक है ना, कि आप नहीं जा सकते हमारी परमिशन के बिना, जहाँ हम कह रहे हैं उसी गांव में रहना। तो ये तो एक तरह से उनकी प्रैक्टिस के खिलाफ था, जब भी तो हम उन्हें पेस्टोरल नॉमैड्स कहते हैं कि वो शिफ्ट करते रहते हैं। तो ये चीज़ भी उनको डाइजेस्ट नहीं हुई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 is how did the British Forest Act affect the life of tribals in India? ब्रिटिश फॉरेस्ट एक्ट ने किस तरीके से जो है ट्राइबल्स की लाइफ को इफेक्ट किया था? तो द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज बैडली अफेक्टेड, हम we already know about it, it's not good, it was bad effect. So the British forest laws badly affected the life of the tribal people in India. Forest Act forbade these peoples to use forest for their purposes. Mean फॉरेस्ट एक्ट जो पास किया था ब्रिटिशर्स ने, उसमें उनको फॉरबेड, रोक दिया गया था उनके अपने ही राइट से कि वो कुछ भी चीज़ के लिए फॉरेस्ट को जो है यूज़ नहीं कर सकते, हालांकि उनकी डे टू डे लाइफ इसी पे डिपेंड कर रही थी। फिर भी तो द शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज आल्सो बैंड, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इनडायरेक्टली उन्होंने बैन कर दिया। जैसे क्रिमिनल एक्ट के तहत एक ही गांव में रहेंगे आप, या बार बार सीज़न के हिसाब से नहीं चेंज करेंगे, तो ये उनके एक तरीके से जो चले आ रहे थे उनके रिचुअल्स या जो भी उनकी कह सकते हो आप उनका कल्चर था, उसको एक तरह से बैन करा उन्होंने, द शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन करके। एंड नॉमैड्स नाउ कुड नॉट एंटर फॉरेस्ट फॉर ग्रेजिंग देयर एनिमल्स, एनिमल्स को भी ग्रेजिंग कराने के लिए नहीं लेके जा सकते। फॉर सम एक्टिविटीज़ permission was sought, but if they stayed for more than the specified period they had to pay fine. They had give bribes to the forest guard. Means अगर वो अगर जो है अपने परमिशन के टाइम से ज़्यादा रह जाते हैं तो फ़ाइन देना पड़ता है। और आपको पता ही है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं से रास्ता निकालते हैं लोग, तो फिर वो फॉरेस्ट गार्ड को ब्राइब करके थोड़ा जितनी परमिशन मिली है उस टाइम से थोड़ा ज़्यादा ही रह जाते थे। कुल मिला के उनका तो एक्सप्लॉइटेशन होता ही था ना, कि उन्हें पैसे देने ही पड़ते थे किसी को भी, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, ज़मींदार्स हो, चाहे वो मनी लैंडर्स हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो। उन्हें तो अपने एक नॉर्मल सी यूज़ की चीज़ के लिए भी पैसे देने ही पड़ रहे हैं, है ना। Now the question number 4 is, state any 4 changes which were brought in the life of tribal people by the British rule. The British rule brought many changes in the life of the tribal people. A few of these changes were below. यानी कि जो ब्रिटिशर्स के वो थे उन्होंने बहुत सारी चेंज लाए थे, और क्या चेंजेस थे वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज मैनी रेस्ट्रिक्शंस वर पुट ऑन देयर एक्टिविटीज़ इन कनेक्शन विद द फॉरेस्ट, यानी कि उनकी डे टू डे लाइफ हम पढ़ चुके हैं कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती थी, किस तरीके से वो वहीं पे अपने फूड का इंतज़ाम होता था, उनके लिए मेडिकल हर्ब्स होती हैं, यानी जो
बीमारी वगैरह छोटी सी कोई हो जाए तो पुराने ज़माने में आप जानते हैं कि जो हर्ब्स वगैरह थी उन्हीं से हम इलाज कर लिया करते थे, तो उसके लिए भी फॉरेस्ट पे डिपेंड होना, उनके जो कैटल्स हैं उनकी ग्रेजिंग वगैरह उसके लिए भी उन पे डिपेंड होना, फूड बनाने के लिए जो हमको वुड चाहिए या जो भी हमको घर में थोड़ा बहुत यूज़ करने के लिए जो भी फर्नीचर या जो उसके लिए भी टोटली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड थे वो लोग, है ना। और उसी को सबसे ज़्यादा उन्होंने रेस्ट्रिक्शन करके तो बैडली इफेक्ट हुआ ना। They could not use some forest यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट for taking a wood, grazing, cattle, collecting fruits and roots, यानी कि ना तो फ्रूट्स ले सकते थे ना अपने डेली लाइफ के लिए फूड वगैरह, है ना। ये इफेक्ट उनके ऊपर हुआ। थर्ड जो है वो क्या हुआ, दे वर नॉट परमिटेड टू प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि जो उनके रिचुअल चले आ रहे थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, वो भी उनके ऊपर बैन कर दिया गया कि वो नहीं कर सकते। हालांकि इस चीज़ से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, फिर भी उन्होंने इसको बैन किया। तो किसी भी कम्युनिटी के लिए या पर्सन के लिए फ्रस्ट्रेट करने के लिए काफ़ी है कि इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन और बैंड। एंड दे कुड नॉट हंट इन द फॉरेस्ट, यानी हंटिंग भी करते थे, फूड जो है टोटल कोई वेजिटेरियन तो नहीं होता था, हंटिंग भी करते थे एनिमल्स की, तो वो भी जो है उन्होंने बैन कर दी थी। इससे उनकी पूरी लाइफ मतलब इफ़ेक्ट हो गई थी, उनके कैटल्स की किस तरीके से ये अब सर्वाइव करेंगे, ये फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर हुआ, इसलिए इतने सारे रिवॉल्ट हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट वाज बिरसा मुंडास कॉन्ट्रीब्यूशन इन मुंडा रिवॉल्ट एंड व्हाट वर इट्स इफेक्ट। आपको पता ही है कि बिरसा मुंडा के उसमें ही जो है मुंडा रिवॉल्ट हुआ था। देन मुंडा रिवॉल्ट टुक प्लेस इन 1899 to 90. It was led by Birsa Munda. The Mundas belong to the Bihar-Jharkhand region. The aim of the revolt was to establish Munda Raj, headed by Birsa Munda. They wanted to free themselves from the oppressive British rule. The main target of attack of the people were the British officials, zamindars, missionaries and the moneylenders. The landlord had taken away their लैंड। जो बिरसा मुंडा थे उनके उसमें भी क्यों ये हुआ था, फ्रस्ट्रेशन सारा वही था ज़मींदारों के खिलाफ, मिशनरीज के खिलाफ, क्योंकि वो उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे, ठीक है ना। Though the revolt was suppressed and Birsa was captured, the outcomes of the revolt was good as Mundas were given some concession. यानी कि मुंडास रिवॉल्ट था उसे भी हम नहीं कह सकते कि that was completely unsuccessful। उनके भी जो इस पर्पस के साथ शुरू किया था कहीं ना कहीं उनको कंसेशन मिला था। and they were given back their traditional rights on their land and the official promised not to harass the people, यानी कि उनको जो ट्रेडिशनल राइट्स यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, फॉरेस्ट एक्ट तो उन्होंने तब भी ही जो है कंटिन्यू रखा था, लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन और इतनी सारी चीज़ें बैन करी थी, उसको थोड़ा सा जो है उसमें उनको रियायत दी गई थी, ठीक है ना। और ये भी प्रॉमिस किया था कि लोगों को नहीं सताएंगे, उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे। नाउ द हॉट क्वेश्चन, The British enacted laws to exploit the forest resources in India to their benefit, but the tribals rebelled at many places. Why? Important question है, ठीक है। Before the colonial rule, the tribal lived freely in the forest. Of course, जो ब्रिटिश की जो कॉलोनी बनी थी इंडिया, उससे पहले they were freely lived in the forest. And they collectively use the forest resources without any restrictions. So when the British tried to curb their freedom, the tribals rebelled at many places all over the India. यानी कि उनके जो कल्चरल वो चला आ रहा था उसके उन्होंने राइट को जो है कर्ब करने की कोशिश करी, यानी उनको ख़त्म करने की, उनको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी। दैट्स वाई उनमें फ्रस्ट्रेशन हुआ और ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे जो हैं आप कह सकते हैं रिवॉल्ट जो टुक प्लेस हुए, ठीक
ठीक है, एंड दे वांटेड देयर फॉरेस्ट बैक इनटू देयर कंट्रोल एंड हैड बिकम टायर्ड ऑफ द एट्रोसिटीज ऑफ द ब्रिटिश एजेंट्स। मीन्स यानी कि वो जो पहले से जो चला आ रहा था वो वापस वैसे ही सारा मैनेजमेंट जो है, सारा प्रोसेस वैसे ही चाहते थे। लाइक अपने जंगल्स में जैसे भी वो रह रहे थे, जैसे उनके लैंड पर उनके कंट्रोल थे, वो अपने मालिक थे खुद, ये सब वो वापस चाहते थे। और ब्रिटिश एजेंट्स के जो पॉलिसीज थी एक्सप्लॉयटेशन की, वो बस अब उससे थक चुके थे और नहीं उनसे बर्दाश्त हो रहा था। फ्रस्ट्रेशन जो है उनमें बहुत ज़्यादा भर गया था। ओके, it was the restriction imposed on the forest, its categorization into different classes, exploitation by local agents, sense of losing their age old wealth, etc. यानी कि ये सारे रीज़न है कि किस तरीके से जो है फॉरेस्ट को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया, और जो कैटेगरीज थे अच्छे जो फॉरेस्ट थे उन्होंने अपने रिजर्व में प्रोटेक्टेड में रख लिए और इनके लिए रूल बना दिए, इतने सारे रेस्ट्रिक्शन हो गए, कई चीज़ें बैन हो गई, उनका बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ब्रिटिशर्स के थ्रू भी, लोकल एजेंट्स हैं उनके थ्रू भी। और उनमें कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि हमारी जो ओल्ड वेल्थ है, यानी कि हमारी जो बड़े बुजुर्गों की देन है, वो हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, उनको ये डर लग रहा था। तो ये सब रीज़न बने थे कि that compelled the tribals to rebel against the British and their agents। इन सब चीज़ों ने जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, मतलब ट्राइबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भर दिया था और वो उनके द लिमिट ऑफ बियरेशन से बाहर चले गए थे जब उन्होंने रिवॉल्ट किया। और कह सकते हैं कि रिवॉल्ट फुल्ली ना तो सक्सेसफुल हुए ना अनसक्सेसफुल हुए। उनको जो थोड़ा बहुत कंसेशन चाहते थे वो मिला, थोड़े टाइम के लिए मिला लेकिन मिला उनको। ओके, होप you will find the video useful. Okay, goodbye, have a nice day ahead.